नमस्कार दोस्तों। आज फिर नया टॉपिक, जो पुराना टॉपिक चल रहा था हमारा भारत का सामान्य परिचय, उसका तीसरा पार्ट नई सीरीज चालू करेंगे अपने। और इसमें आज करेंगे हम भारत की तटीय या जलीय सीमा रेखा की बात करेंगे अपने। तो नोट करते हैं, पीछे हमने किया था भारत की सीमा रेखा। सीमा रेखा इसमें हमने दो की बात की थी। एक हमने की थी स्थलीय सीमा रेखा और एक हमने बात की थी जलीय या तटीय सीमा। हमने ये भी बात की थी कि इसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर और इसकी जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस प्रकार हमने स्थलीय सीमा रेखा की बात कर ली थी। स्थलीय सीमा रेखा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हम स्पर्श करते हैं। सारी बात हमारी हो चुकी थी। अब हमें बात करनी है जलीय या तटीय सीमा रेखा। तो शुरू करते हैं हम। तटीय या जलीय सीमा रेखा जो है हमारी, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसे एक बार रफ कर देते हैं अपने, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ लिखते हैं हम भारत की तटीय सीमा रेखा। ये तटीय सीमा रेखा। तो ये ऊपर जहां पर रेड लाइन से मैंने डॉट लगा रखी है, ये सारी की सारी स्थलीय सीमा रेखा है। अब जहां डॉट लगाऊंगा ये सारी की सारी हमारी जलीय सीमा रेखा है। ये पूरी पूरी भारत की जलीय सीमा रेखा है। इस तरीके से ये यहाँ तक जो पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ तक ये सारी की सारी जलीय सीमा रेखा है। अगर हम इस प्रदेश की बात करें, यहाँ पड़ता है अरब सागर। और इधर बात करें तो ये है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यहां से लेकर गुजरात से लेकर उसके बाद में ये नीचे आता है हमारा महाराष्ट्र। उसके बाद में नीचे आता है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है। इतने राज्यों के साथ हमारी जलीय सीमा रेखा लगती है। अब हमें इनके बारे में थोड़े से नाम भी नोट कर लेते हैं हम। जो ये पहला जो राज्य है ये रहा, ये है गुजरात। ये जो राज्य है इसका नाम है महाराष्ट्र। ये जो राज्य है ये गोवा। ये राज्य है कर्नाटक। ये राज्य है केरल। ये जो राज्य है ये पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो ये जो राज्य आता है इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये जो राज्य है इसका नाम है शिमाग्रिया, आंध्र प्रदेश। ये जो राज्य है इसका नाम है उड़ीसा। और ये जो राज्य पड़ता है इसका नाम है पश्चिमी बंगाल। पहला ही प्रश्न हमारे सामने, भारत के वे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो हम देख लें कितने राज्य बनते हैं। एक ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा और ये पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार कुल मिला के 9 राज्य जो हैं जो हमारे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी को या यूं कह दें कि जल को स्पर्श करते हैं या भारत की तटीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अब हमें लंबाई की बात करनी है। तो हम देखते हैं कि लंबाई कितनी है इसके साथ। तो इनको एक बार मिटो देते हैं अपने। तो पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये सारे पश्चिमी तट पर हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल जो है ये पूर्वी तट पर पड़ते हैं। तो एक बार रफ कर देते हैं अपने। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें हम, यहां से लेकर ये जो कुल लंबाई है
ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो दो पार्ट बनते हैं हमारे, हम नोट करते हैं यहाँ पर। जलीय सीमा रेखा, इसकी लंबाई थी 7516.6 किलोमीटर। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा था, जो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था। एक तो पड़ती है प्रायद्वीपीय भारत या मुख्य भूमि, उसकी लंबाई, और दूसरा आता है हमारा द्वीपीय लंबाई या सीमा, उसकी बात करनी है। तो इसमें से ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी लंबाई कितनी है? प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थलीय भूखंड जिसके कम से कम 3 तरफ पानी हो, वो प्रायद्वीप माना जाता है। 1, 2 और 3 तरफ इसके पानी है, इसलिए हमारा भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय जो भूखंड है भारत का, उसके चारों तरफ उसकी जो लंबाई है, जो 9 राज्यों को लगती है, उसकी लंबाई कितनी है? तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये जो लंबाई है, ये लंबाई है 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपीय लंबाई है, इसकी लंबाई की बात करें, ये लंबाई है 1416.6 किलोमीटर। ये तो बात समझ में आ गई। जो प्रायद्वीपीय भारत है मुख्य भूमि, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। पर ये लंबाई कौन सी है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भारत के 2 तरफ द्वीप समूह हैं। एक तो ये रहा, इसका नाम है लक्षद्वीप, और ये जो द्वीप पड़ता है यहाँ पर, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप। हमने प्रायद्वीपीय की बात की तो ये लंबाई हो गई, और हमने द्वीपीय की बात करेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी इसके चारों तरफ की ये सारी लंबाई, प्लस ये जो लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई जो है, ये लंबाई, इन दोनों को मिला के जो लंबाई बनती है वो बनती है 1416.6 किलोमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो लंबाई कौन सी बनेगी हमारी? 7516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई बनती है। और टोटल जो लंबाई है, इसके साथ जो हमारी स्थलीय सीमा रेखा थी, उसकी लंबाई थी 15,200 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ने के बाद में भारत की जो कुल सीमा रेखा थी, उसकी लंबाई थी 22,716.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। तो हमने भारत की जलीय सीमा रेखा की बात की, इसमें प्रायद्वीपीय भारत या मुख्य भूमि प्लस द्वीपीय जो लंबाई है, उन दोनों की हमने बात की। इनको लगने वाले जो राज्य हैं उनकी हमने बात की। अब एक चीज और भी है, हमें ये देखना है कि इस तटीय सीमा रेखा है, इस पर इस जल को या तटीय सीमा रेखा को, सबसे तटीय सीमा रेखा के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है? तो हम कह देंगे ये जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला है, लिख देंगे सबसे लंबी सीमा रेखा, वो है गुजरात। और उसके बाद में दूसरा जो नंबर आता है लंबी सीमा रेखा में, वो आता है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य इसमें लिखेंगे हम आंध्र प्रदेश। ज्यादातर पहले राज्य के बारे में पूछा जाता है कि जल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो हम कह देंगे ये गुजरात है, और ये सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। अगर वो दूसरे के बारे में पूछ भी ले, तो हम कहते दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश। और तीसरे के बारे में प्रश्न आ नहीं सकता, आ भी जगह हम कह देंगे तीसरा तमिलनाडु है। और पूछेगा कि जल के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो हम कह देंगे गोवा है। ये रहा सबसे कम सीमा रेखा, कम सीमा रेखा लिख देंगे गोवा। वो पूछेगा दूसरी सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो हम कह देंगे दूसरी तो सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला है वो है पश्चिमी बंगाल। दूसरी कम सीमा। इस तरीके से हमें जो सबसे लंबी सीमा रेखा है उसकी बात कर ली हमने, गुजरात है। और दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है उसकी हमने बात कर ली, वो है आंध्र प्रदेश। सबसे कम सीमा रेखा है वो है गोवा, और दूसरी सबसे कम सीमा वाला है वो है पश्चिम बंगाल। हमने ये तो बात कर ली, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इनकी लंबाई कितनी है। तो जो गुजरात सीमा रेखा बनाता है, यहाँ से लेकर ये जल के साथ ये जो सीमा रेखा है, यहाँ से लेकर ये सारी सीमा रेखा गुजरात की जल के साथ स्पर्श करती है।
इसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। गुजरात की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो लंबाई है वो है 973 किलोमीटर। यहाँ लिखेंगे हम 973 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो समुद्र के साथ, या यूं कहते हैं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है, और इसी हिसाब से दूसरा लंबी सीमा रेखा वाला राज्य बनता है। अब बात आती है सबसे कम सीमा रेखा। तो आपको बता दिया ये सबसे कम सीमा रेखा है वो गोवा की है, और गोवा की सीमा रेखा है 101 किलोमीटर। इसके बाद में दूसरे राज्य की बात आती है। दूसरे राज्य की सीमा रेखा कितनी है वो आपको बता दिया। जो पश्चिम बंगाल है वो है, और इसकी जो लंबाई है समुद्र के साथ ये लंबाई पड़ती है इसकी 157 किलोमीटर। 157 किलोमीटर। इस प्रकार हमने भारत की तटीय सीमा रेखा की बात की। इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा गुजरात की है, और दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा आंध्र प्रदेश की है 973 किलोमीटर। सबसे कम सीमा रेखा गोवा की है 101 किलोमीटर, और दूसरी सबसे कम सीमा रेखा जो है इसके बाद इससे बड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल है, जिसकी सीमा रेखा 157 किलोमीटर है। तो हमने लंबी सीमा रेखा की बात कर ली, कम सीमा रेखा की बात कर ली। अब हमें ये देखना है कि इस जल को स्पर्श करने वाले राज्यों की हमने बात कर ली। राज्य टोटल आपको बता दिए थे 9 राज्य हैं, ये लिखे पड़े हैं 9 राज्य हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जल को स्पर्श करने वाले या तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश हैं, टेरिटरी हमारी जो है वो कितनी है, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो जल को स्पर्श करने वाले कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक तो पड़ता है हमारा ये और ये हिस्सा, इसका नाम है दीव, और इसका नाम है दमन। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दमन, ये हो गया दमन और दीव। दूसरा जो पड़ता है हमारा ये लक्षद्वीप हो गया। तो पश्चिमी तट पर 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, तटीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, और 2 ही हमारे पूर्वी तट पर हैं। एक तो हो गया आपका ये यहाँ पर है, इसका नाम है पुदुचेरी या पांडिचेरी बोल सकते हैं हम, पुदुचेरी या पांडिचेरी, नाम चेंज हो चुका है इसका, पुदुचेरी। और एक आपके सामने है अंडमान निकोबार। तो प्रश्न ये आता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो जलीय सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करता है, तट पर स्थित नहीं है। तो 1, 2, 3 और 4 दे देंगे, उनमें से कोई कम कर देगा, उसकी जगह कोई ऐसा दे देगा कि दादरा नागर हवेली दे दे, दिल्ली दे दे, आपका जो चंडीगढ़ है वो दे दे। तो हमें ये एक अलग निकालना है जो तटीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने उन केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली जो हमारी इस तटीय सीमा रेखा पर स्थित है। अब हमें बात करनी है जो तट हैं उनके नाम क्या क्या हैं। पेपर में प्रश्न बहुत बार आता है, उन तटों की हमें बात करनी है। तो थोड़ा आपको मैं बता दूं कि ये जो स्थान है इसका नाम है कच्छ। ये स्थान कच्छ है, गुजरात का कच्छ जिला भी है, और कच्छ क्षेत्र जो है वो एक तरीके से दलदली भाग भी है जो उत्तर क्रीक प्रदेश को स्पर्श करता है। ये जो मैंने यहाँ निशान लगा रखा है नीचे, ये है सूरत, ये रहा सूरत। आगे हम बात करें तो ये आता है गोवा। गोवा, और ये जो शहर है ये जिला मंगलोर, मंगलोर। और ये जो नीचे आता है इसका नाम है कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप। ये रहे। हमें तट की बात करनी है, इसे एक बार हम मिटो देते हैं। प्रमुख तट हैं उनके नाम क्या क्या हैं उनकी हमें बात करनी है। तो पहला नाम लिखा है मैंने कच्छ, दूसरा लिखा है सूरत, तीसरा लिखा है गोवा, चौथा लिखा है मैंगलोर, पांचवा लिखा है कन्याकुमारी। तो प्रमुख तट और उनके नाम, उनकी विशेषता, ये हमें नोट करना है। जो पहला पहला तट बनता है ये कच्छ से लेकर कहां तक, सूरत तक, इसका नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। दूसरा सूरत से लेकर जो तट गोवा तक पड़ता है इसका नाम है कोंकण तट। कोंकण तट।
और जो गोवा से लेकर मैंगलोर तक तट पड़ता है इसका नाम है कन्नड़ तट। कई जगह इसका नाम केनरा तट भी लिखा हुआ मिलता है, केनरा तट। और ये जो लास्ट तट पड़ता है मैंगलोर कर्नाटक से लेकर ये कन्याकुमारी तक, इसका नाम मिलता है हमें मालाबार तट। मालाबार तट। तो इस प्रकार हमने 4 तट की बात की। पश्चिमी जो हमारा प्रदेश है या प्रायद्वीपीय भारत है, पश्चिमी तट पर कुल मिला के 4 तट हैं। पहला है काठियावाड़ तट, कच्छ से सूरत तक, ये जो सीमा रेखा का हिस्सा है काठियावाड़ तट कहलाता है। दूसरा सूरत से लेकर गोवा तक का एरिया कोंकण तट कहलाता है। तीसरा गोवा से लेकर मैंगलोर तक का कन्नड़ तट या केनरा तट कहलाता है। और चौथा जो है वो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है वो मालाबार तट कहलाता है। अब इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम। जो काठियावाड़ तट है वो सबसे लंबा तट है, सबसे लंबा तट है। इनमें 3 चीजें आती हैं। एक तो इसमें आता है सर क्रीक, दूसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है कच्छ का रन, कच्छ की खाड़ी, और तीसरा जो आता है इसके अंदर वो आती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी सर ये कहाँ आती है तो हम थोड़ा देख लेते हैं मैप के अंदर। जो ये हिस्सा बना रखा है बीच वाला खाली स्पेस जो है इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। लिख देते हैं यहां पर। कच्छ की खाड़ी। और ये जो बीच में खाली स्पेस है यहां पर सूरत से ऊपर ये हिस्सा, इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। अब कईयों के दिमाग में ये प्रश्न होगा सर खाड़ी और जो ये समुद्र है इनमें फर्क क्या होता है। जैसे हमने इस प्रायद्वीपीय भारत की बात की थी और मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत उसे कहा जाता है जिसके कम से कम 3 तरफ पानी हो, इधर इधर और नीचे पानी है तो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ऐसा जलीय भूखंड जिसके 3 तरफ स्थलीय भूखंड हो या जल जिसके 3 तरफ भूमि हो वो खाड़ी कहलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ भी भूमि है, यहाँ भी भूमि है, इधर भी स्थलीय भूखंड है, 3 तरफ पानी है, भूमि और एक तरफ ये पानी है, तो ऐसा क्या कहलाती है खाड़ी कहलाती है। दोनों के नाम रखे हुए हैं। इसका नाम है कच्छ प्रदेश के नजदीक होने के कारण इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी और ऊपर है ये खंबात की खाड़ी। और तीसरा जो पार्ट बच गया उसका नाम है सर क्रीक। ये जो मैं यहाँ पर डॉटेड कर रहा हूँ ये सारा सारा कहलाता है सर क्रीक। कच्छ के सामने बिल्कुल ये हिस्सा है सर क्रीक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सर क्रीक, ये रहा। तो इस तरीके से पहला जो तट है हमारा उसका नाम है काठियावाड़ तट और काठियावाड़ तट सबसे लंबा तट माना जाता है। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला बता दिया आपको सर क्रीक जो ऊपर है 24 डिग्री चैनल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर है। दूसरा जो है कच्छ की खाड़ी, ये बीच वाला हिस्सा कच्छ की खाड़ी इसी प्रदेश के अंदर आता है, इसी तट में आता है। और तीसरा है खंबात की खाड़ी, वो भी पहले तट में आता है, काठियावाड़ के अंदर आता है। तो ये पहला तट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम दूसरे तट की बात करें। ये कोंकण तट जो है इसका निर्माण पैठिक लावा से हुआ माना जाता है। पैठिक लावा, ये कोंकण तट, ये महाराष्ट्र की सीमा रेखा वाला एरिया है। यहाँ की महाराष्ट्र की भाषा, इस प्रदेश की भाषा जो है वो कोंकणी भाषा मानी जाती है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कोंकण तट। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है। पेट्रोलियम उत्पादन, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है बॉम्बे हाई। हमारा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है बॉम्बे हाई, जो कौन से तट पे पड़ता है, कोंकण तट पर पड़ता है। और इसी कोंकण तट पर हमारा आधुनिक बंदरगाह भी है, इसका नाम है जवाहरलाल बंदरगाह है। जवाहरलाल बंदरगाह है, ये हमारा आधुनिक बंदरगाह माना जाता है। तो ये हमारा कोंकण तट पैठिक लावा से निर्मित, लिख देते हैं निर्मित, और यहाँ से सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। उसका एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो बॉम्बे हाई जो हमारा है समुद्री सीमा रेखा के अंदर पड़ता है, वो बॉम्बे हाई जो है वहाँ से पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। और तीसरा जो है हमारा वो है जवाहरलाल बंदरगाह, जो आधुनिक बंदरगाह वो इसी तट पर स्थित है।
कन्नड़ तट जो है, इसका नाम इस कर्नाटक की भाषा जो है कन्नड़ भाषा, इसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है कन्नड़ तट, और इसके पास ही न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है वो स्थित है। आगे बात करते हैं मालाबार बंदरगाह है। मालाबार बंदरगाह जो है वो केरल की सीमा रेखा पर है। उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। मानसून जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले केरल की सीमा रेखा पे आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी विशेषताओं में। पहले इसकी विशेषता में आता है, पहली बात तो इसका निर्माण किससे हुआ है वो हमें नोट करना है। निर्माण, इसका निर्माण प्राचीन शैलों से हुआ माना जाता है। प्राचीन शैलों से निर्मित जो तट है वो मालाबार तट है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये माँ से देखो, माँ से मानसून का आगमन जो होता है देश में सबसे पहले वो कहाँ से होता है, इसी तट से होता है। मानसून का आगमन इसी तट से होता है। ये रहा। इसके अलावा एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, उसका नाम भी था मोपला आंदोलन, तो वो भी माँ से शुरू होता है, तो लिखते हैं हम मोपला आंदोलन। मोपला, डीप से बात नहीं कर पाएंगे हम इसकी, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इस प्रदेश की जो मिट्टी है, अधिक वर्षा के कारण मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा अगर हम आणविक खनिज की बात करें तो यहाँ पर थोरियम की अधिकता है, या थोरियम सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है, तो लिख दें हम थोरियम। इसके अलावा यहाँ पर इलायची का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पर सुपारी का उत्पादन होता है। इस तरीके से मालाबार तट काफ़ी प्रसिद्ध और हमारे लिए एक तरीके से व्यापारिक तौर पर बहुत ही प्रसिद्ध तट है ये मालाबार तट। तो हमें दोबारा एक बार देख लें हम। पहले हमने बात की काठियावाड़ तट की, कच्छ से लेकर सूरत तक। इसकी विशेषताएं ये तीन मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सरपीक जो है इसके बीच में पड़ते हैं। सबसे लंबा तट माना जाता है। ये रहा। दूसरा जो हमारा कोंकण तट है, कोंकण तट का निर्माण जो है वो पेट्रिक लावा से निर्मित हुआ माना जाता है। इसमें पेट्रोलियम उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसका एग्जाम्पल जो है ये बॉम्बे हाई, जो समुद्र की सीमा के अंदर पड़ता है, ये बॉम्बे हाई है, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है हमारा। तीसरा जो इसकी विशेषता वो थी, यहाँ पर जवाहरलाल बंदरगाह जो आधुनिक बंदरगाह है वो इसी तट जो हमारा कोंकण तट इसके ऊपर स्थित है। ये नाम जो है यहाँ की भाषा के हिसाब से रखा गया है। महाराष्ट्र की भाषा जो कोंकणी भाषा है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तीसरा जो है वो गोवा से लेकर मैंगलोर तक ये तट है, कन्नड़ तट या केनरा तट। ये जो कन्नड़ नाम है वो कर्नाटक की भाषा के हिसाब से इसका नाम रखा गया है कन्नड़ तट, और इसके अंदर एक बंदरगाह भी आता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह है। इन बंदरगाहों की बात मैंने ये थोड़ा सा आधुनिक था इसलिए नाम करवाया है, हमारा अलग टॉपिक होगा। प्रमुख बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह, उनकी बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद में आता है मालाबार तट। मालाबार तट जो है इसका निर्माण हुआ है प्राचीन शैलों से, या जो प्राचीन भूखंड उनसे हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, मोपला आंदोलन हुआ था, लेटेराइट मिट्टी मिलती है, थोरियम का उत्पादन या थोरियम का उत्खनन सर्वाधिक यहाँ से होता है, इलायची, सुपारी, इन चीज़ों का सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादन होता है, कारण यहाँ सर्वाधिक है वर्षा। ये रहा। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटों की बात करते हैं। तो ये यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश में यहाँ तक, इसे बोलते हैं कृष्णा तट। कृष्णा तट। कृष्णा तट का मतलब कि जो कृष्णा नदी आकर यहाँ पर डेल्टा बनाती है और उसका पानी छिन्न भिन्न हो जाता है, वो आगे जब गिरती है तो वहां तक का जो एरिया है ये तट है, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसे कहा जाता है कृष्णा तट से लेकर जो महानदी है उड़ीसा के अंदर, वहां तक का जो एरिया है, इस तरीके से इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। इसका दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है काकीनाडा तट। ये कहा जाता है। तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक, डेल्टा लिखना पड़ेगा हमें, कृष्णा डेल्टा तक ये तट है, इसका नाम है कोरोमंडल तट। और कृष्णा डेल्टा से लेकर महानदी जो है यहाँ तक का जो प्रदेश ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट या काकीनाडा तट, जिसके बारे में सेगमेंट के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं हम। यहाँ से लेकर उड़ीसा के पूरे इस प्रदेश तक, यहाँ तक ये जो तट है इसे कहा जाता है उत्कल तट। उत्कल तट। और चौथा जो बचता है
ये हमारा इतना जो प्रदेश है, इस तट को कहा जाता है दीघा तट। दीघा तट इसको कहा जाता है। इस तरीके से ये जो पूर्वी तट है हमारा, पूर्वी तट, इस पर पहला जो तट है इसका नाम है कोरोमंडल तट, दूसरा इसका नाम है उत्तरी सरकार तट, या दूसरा नाम इसका काकीनाडा तट। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है उत्कल तट। थोड़ा साफ साफ नोट कर देता हूँ मैं, इसका नाम है उत्कल तट। और चौथा जो आता है वो है दीघा तट। दीघा तट जो है पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा पर है, और उत्कल तट जो है उड़ीसा महानदी से लेकर पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा के बीच में जो पड़ता है हिस्सा उड़ीसा का, वो कहलाता है उत्कल तट। और ये महानदी से लेकर कृष्णा नदी का जो डेल्टा है इसके बीच के हिस्से को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट या काकीनाडा तट। और कृष्णा नदी के डेल्टे से लेकर ये जो कन्याकुमारी यहाँ तक का जो तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। दोनों तट में बड़ी विशेषता अलग अलग है, अंतर है। यहाँ जो नदियाँ गिरती हैं वो तो बनाती है डेल्टा, और यहाँ जो नदियाँ गिरती है वो बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब जो नदियाँ यहाँ गिरेंगी वो तो मिट्टी को काट के साथ ले जाएंगे, और इसके पास का जो पानी है उसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो जो पोताश्रय होते हैं या बंदरगाह होते हैं या शिप जो होते हैं, जलयान जो होते हैं, वो बिल्कुल सीमा के पास आ सकते हैं। जबकि यहाँ की नदियाँ मिट्टी काट काट के साथ ले जाती हैं और छिन भिन हो जाती हैं। इस तरीके से इसके पास का, तट के पास का जो एरिया है वो, वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा न होने के कारण उसको बंदरगाह के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। तो इस तरीके से हमने बात की है, जो प्रमुख तट हैं उनकी बात की है। पहला तट जो है वो है काठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कन्नड़ तट, और चौथा है मालाबार तट। ये सारे तट जो हैं ये पश्चिमी हिस्सा जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का उस पर है। और पूर्व की बात करें तो कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल और ये जो दीघा तट है ये सारे हमारे पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो हमने बात की तटों की, और वो कहाँ से कहाँ तक है ये हमने बात की। हमने जो जलीय सीमा रेखा है उसकी बात कर ली, उसको स्पर्श करने वाले 9 राज्यों की बात कर ली। उनमें सर्वाधिक सीमा रेखा जो बनाता है गुजरात, दूसरा जो राज्य सीमा रेखा बनाता है वो आंध्र प्रदेश या सीमांध्र है वो बनाता है। उनकी लंबाई की बात कर ली, सबसे कम सीमा रेखा बनाता है गोवा, दूसरा नंबर जो है पश्चिम बंगाल, उनकी बात कर ली, उनकी लंबाई की बात कर ली। और हमने इनकी तटीय जो भाग है उनकी बात कर ली, वो तट कहाँ से कहाँ तक लगते हैं उनकी हमने बात कर ली। तो ये जो पार्ट है हमारा तटीय जलीय सीमा रेखा वाला, ये आज हमारा पार्ट पूरा हो चुका है। इसे हम यहीं विराम देंगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक हमारा आएगा, अपडेट जो होगा वो होगा समुद्री सीमा रेखा या जलीय सीमा रेखा की बात करेंगे, जिसको नॉटिकल मील में मापते हैं। और भारत की सीमा रेखा कहाँ तक भारत के हिस्से में आती है जलीय सीमा रेखा, वो प्लस दोनों द्वीप जो हमारे हैं, एक तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनकी बात करेंगे। उनके बीच में कौन सा पैसेज है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और एक 10 डिग्री और एक 24 डिग्री चैनल है, उनकी बात हम अगले जो क्लास हमारी होगी उसमें हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।